नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिफाइन स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और इस चैनल में अभी आपको जो वीडियो मिलेंगे वो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं, जिसके 2020 के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो उसमें उसको देखते हुए जो गणित सब्जेक्ट है उसका रिवीजन के इस वीडियो इस चैनल में आपको मिलेंगे, जिसमें से कुछ वीडियो जैसे कि बहुपद वाली प्रश्नावली है, आपके दो चर वाली रैखिक समीकरण और असमीकाएं हैं, निर्देशांक ज्यामिति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें आपके माध्य माध्यिका बहुलक, त्रिकोणमिति वाला पूरा पोर्शन जिसमें छठी, सातवीं और आठवीं प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी वाली भी इस चैनल में अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 16वीं प्रश्नावली, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल 15वीं प्रश्नावली और वृत्त वाली जो प्रश्नावली है 12वीं, वो भी इस चैनल में, उसके वीडियो भी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, उनके बेसिक और कंसेप्ट भी वाले जो वीडियो है वो वीडियो इस चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप ऊपर आई वाले बटन पे क्लिक करके भी उस जो वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो लाइन वाइज आपको मिल जाएंगे, जिनको आप देखिए और अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है और एग्जाम में नंबर बढ़ाने के जो चांसेस हैं उसको आप और बढ़ाइए। अपने मार्क्स जो हैं वो और अच्छे लेके आने के लिए आप इन वीडियो को देखिए और उनको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्नावली 13वीं जो है वृत्त और स्पर्श रेखा, और प्रश्नावली है 18वीं प्रायिकता वाली। इन दोनों प्रश्नावलियों के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बेसिक है, कंसेप्ट है और इनके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो बातें हैं ध्यान रखने लायक, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इन प्रश्नावलियों में, कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा के बारे में। मान लीजिए एक कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है मान लीजिए इसकी R, ठीक है। तो इस वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए अगर कोई सरल रेखा खींची जाए तो ये जैसे ये AB एक रेखा है, ठीक है, AB एक रेखाखंड है जो इस वृत्त को इस परिधि पर बिंदु मान लीजिए P पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये रेखाखंड इस वृत्त की परिधि को बिंदु P पर या परिधि पर कोई बिंदु P है उससे गुजर रहा है, या आप कह सकते हो वृत्त को परिधि पर स्पर्श कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो AB है वो क्या कहलाएगा, वो रेखाखंड क्या कहलाएगा, इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्लियर? तो स्पर्श रेखा आप समझ गए क्या होता है, वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा। कहाँ पर? परिधि पर। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी प्रमेय है, बहुत आसान सी है। वो ये है कि स्पर्श बिंदु पर ये बिंदु जो है ना, ये पॉइंट P है ना, वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है, जहां पे स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। ये स्पर्श रेखा हो गई, AB क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, और इसने वृत्त को कहां पे स्पर्श किया, बिंदु P पर। तो इस बिंदु P को केंद्र से अगर हम मिलाते हैं तो वो होगी त्रिज्या। क्यों? क्योंकि बिंदु P जो है वो कहाँ है, वृत्त की परिधि पर है ना। तो परिधि और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इस त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा में एक कनेक्शन होता है कि इस बिंदु पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अर्थात इस स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य स्पर्श बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब इसी पे जो है, इसी प्रमेय का एक विलोम करके भी एक प्रमेय है कि मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R है। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है ना, यहाँ पे इसकी त्रिज्या है R मान लीजिए। अब इस बिंदु पर, परिधि पर, इस बिंदु पर अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊं, ठीक है, तो 90 डिग्री का अगर कोण बनाते हैं तब ये जो रेखा आएगी वो रेखा क्या होगी, इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अगर स्पर्श रेखा है तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। अगर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो जो रेखा आएगी वो कौन सी होगी, स्पर्श रेखा होगी। क्लियर? अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और बातों के बारे में कि मान लीजिए वृत्त की परिधि पर जो बिंदु है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, या किसी एक बिंदु पर, वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, केवल एक स्पर्श रेखा होगी। अगर कोई बिंदु मान लीजिए वृत्त के अंदर है तो इससे गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, 0, एक भी रेखा नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई भी रेखा इस बिंदु से गुजरेगी तो उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, वो रेखा क्या करेगी, इस वृत्त को काटेगी,
है ना। तो ये उस कंडीशन में क्या कहलाएगी, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा कहलाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं अगर कोई पॉइंट वृत्त के बाहर है, मतलब जैसे ये वृत्त है उससे बाहर की साइड में, जैसे मान लीजिए ए है, मान लीजिए, है ना। तो इस ए द्वारा आप इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, 2 खींच सकते हो। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक वृत्त बना रखा है मैंने जिसका केंद्र है O और मान लीजिए इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, और इस बिंदु P जो इस वृत्त से बाहर है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, नाम है उसका PA और PB। अब इस पर रिलेटेड एक प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और आसान भी है। वो क्या है कि यदि किसी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है या बराबर होती है। तो इस बात को हम कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए हम कहते हैं कि भैया ये वृत्त है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है इसकी R। ठीक है, और इस वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची PA और PB। तो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरह से सिद्ध करते हैं हम। हमें लेने हैं ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, एक तो त्रिभुज लेंगे हम OAP और एक हम लेंगे त्रिभुज OBP। ठीक है ना, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक ये नीचे वाला जो त्रिभुज बन रहा है। हम इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो कि ये कोण कितना होता है, दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, अभी हमने बात की थी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये देखिए ये त्रिज्या है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। ये कहाँ स्पर्श हो रहा है, बिंदु A पर। तो ये बिंदु A पर जो कोण बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप कह सकते हो इन दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर कोण B बराबर कितना, 90 डिग्री। अर्थात ये दोनों ही त्रिभुज कौन से हैं, समकोण त्रिभुज है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि OP जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है। OP भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब OP जो है वो दोनों में कॉमन है। कैसे, देखिए आप ये OP रेखा जो है वो इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी काम आ रही है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के लिए OP बराबर OP होगा। क्लियर। और OP अगर उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे OP की एक विशेषता और भी है बेटा। देखिए इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों में जो 90 डिग्री के त्रिभुज है अर्थात राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण जो है वो सेम है, दोनों में बराबर है। अब आपको क्या करना है, अगर एक भुजा और इन दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा अगर और बराबर हो जाए तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। और वो दो एक एक भुजा कौन सी बराबर होगी, ये देखिए OA और OB। ये क्यों होंगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है या नहीं है। देखिए OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या, OB भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब ने क्या किया है हमने अभी तक कि इन दोनों त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज जो है दोनों, इनमें कर्ण दोनों का बराबर है और एक भुजा दोनों की बराबर है। अर्थात यहाँ पे सर्वांग समता का जो RHS रूल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनिस और साइड जो रूल है, अर्थात कर्ण भुजा प्रमेय जो है समकोण त्रिभुजों में, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कौन सा नियम से, RHS जो नियम है कॉन्ग्रुएंसी का, अर्थात सर्वांग समता का जो नियम है, उससे हम कह सकते हैं, या आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता के कर्ण भुजा प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज OAP और त्रिभुज जो है OBP, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब ये भुजा जो है ना AP या PA आप कह सकते हो, वो बराबर हो जाएगी किसके, BP या PB के, जो आपको सिद्ध करना था। क्लियर। तो आसान से थ्योरम्स हैं इस प्रश्नावली में और आसान से क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे आप ध्यान रखिए और है ना, इस प्रश्नावली के आप लमसम सारे सवाल आप कर सकते हो, आसान सी प्रश्नावली है। देखते हैं एक सवाल लेते हैं इसी थ्योरम्स पे डिपेंड, देखते हैं उन सवालों में क्या है।
देखिए बच्चों, अब जो आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है एक वृत्त है जो किसी त्रिभुज ABC को भुजा BC पर स्पर्श करता है। अर्थात एक ये वृत्त है जो इस त्रिभुज ABC को भुजा BC पर बाहर से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, बाह्य स्पर्श दिया हुआ है। ठीक है ना। और आगे दे रखा है AB और AC को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त को Q और R पर स्पर्श करते हैं। अर्थात AB को और AC को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, AB है ना, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये इस वृत्त को Q और R पर स्पर्श करती है। ठीक है, आपको आगे दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर, मतलब ये स्पर्श रेखा AQ बराबर हाफ ऑफ त्रिभुज ABC की परिमिति या परिमाप। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की टोटल। परिमाप का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। परिमाप का अर्थ होता है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज की बाउंड्री क्या होगी? तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज है तो उसका परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो परिमिति और परिमाप एक ही चीज है। तो कुल मिलाकर आपको ये बात सिद्ध करनी है। तो हम किस तरह से सिद्ध करते हैं? शुरुआत देखिए, हम इस तरह से समझेंगे कि अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है उससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। और वो दोनों स्पर्श रेखाएं उस वृत्त पे जो आप खींच रहे हो वो दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होंगी? समान होगी। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि आपने A से दो स्पर्श रेखाएं खींची इस वृत्त पे, एक तो है AQ और एक है AR। ठीक है, तो AQ और AR आपस में क्या होंगे? बराबर होगी। इसी तरह से बिंदु B से भी देखिए आप, बिंदु B से भी एक तरह से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, BQ और BP, है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होगी। और इसी तरह से बिंदु C से भी इसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हो चुकी है, एक तो हो गया CP और एक है CR। ठीक है, क्लियर। अब लमसम आपका काम हो चुका है। देखिए आपको क्या ज्ञात करना है? AQ बराबर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्पर्श रेखाएं आई थी ना आपके बिंदु A से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? AQ और AR। जो आपको सिद्ध करने में AQ भी आ रहा है, तो AQ और AR का योग ज्ञात कीजिए आप, आपको पता चल जाएगा क्या कंडीशन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? AQ और AR को जोड़ रहे हैं। ठीक है, किस किस को? AQ और AR को। अब AQ देखिए आप, AQ जो है ना वो यहां से लेकर यहां तक का, है ना, वो देखिए दो हिस्सों में है, AB और BQ को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो AQ के स्थान पर मैं लिख सकता हूं AB प्लस BQ। क्लियर। तो AQ के स्थान पर मैंने लिख दिया AB प्लस BQ। ठीक है, AB प्लस BQ। और इसी तरह से AR जो स्पर्श रेखा है वो हो जाएगी AC प्लस CR। ठीक है, तो AR के स्थान पे आ जाएगा AC प्लस CR। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये एज इट इज चल रहा है, लेकिन AQ और AR आपस में बराबर है ना। ये AQ और AR आपस में क्या है? बराबर है। तो AQ के स्थान पे मैं AR लिख सकता हूँ और AR के स्थान पे AQ लिख सकता हूँ। चूंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें AQ ही है, AR नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि AR के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? AQ लिख देते हैं। ठीक है, AR के स्थान पर हम कितना लिख देंगे? AQ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि AR और AQ आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर। अब देखिए AB और ये जो BQ आया है और इसी तरह से AC और जो CR आया है, इसमें भी आप देखिए कि BQ और BP आपस में क्या है? बराबर है। ये बात हमने यहाँ पे कर ली थी। और इसी तरह से CQ और CR भी आपस में क्या है? बराबर है। तो मुझे क्या करना है कि ये जो हिस्सा है ना, इसको, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इस BQ के स्थान पर BP लिखना है और ये जो हिस्सा है CR उसको मुझे लिखना है CP के आधार पर। ठीक है, CR और CP आपस में बराबर है, तो मुझे क्या करना है कि BQ के स्थान पर ये मान लिखना है, CR के स्थान पर ये मान लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात करना त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है ना, क्योंकि जो आपको RHS है ना जो सिद्ध करना है उसमें परिमाप की बात हो रही है। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तो अभी आपने जो AQ और AR आपने लिया है उसमें त्रिभुज की भुजा AB और AC तो आ चुकी है, बट भुजा BC नहीं आई है ना। तो भुजा BC या CB जो है उसके लिए हम BQ और CR को BC से रिलेटेड जो है BP और CP उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं? BQ के स्थान पर क्या लिख देंगे? BP, और जो CR है उसके स्थान पर हम कितना लिख देंगे? CP लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि AB
और ये जो AC है वो तो एज इट इज पड़ा है, ठीक है। ये जो BP और ये जो CP है, इसको अगर मैं पास में लेके आऊं, BP और ये CP इनको पास में लेके आए और बीच में है प्लस, अर्थात इन दोनों को जोड़ा जाए तो कौन सी भुजा आएगी? BC। क्लियर? तो BP और CP जो है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आगे आपके पास AB प्लस BC प्लस AC, ये क्या है? त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं का योग ही तो है, ठीक। और इस साइड में क्या होने वाला है? इस साइड में AQ और AR जो बराबर थे, अर्थात AQ प्लस AQ अर्थात 2AQ, और ये दो जो है आप इस साइड में भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2, और ये जो मान है वो है त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमिति। क्लियर? तो बहुत आसान सा सवाल है। अब देखते हैं एक और सवाल और देखते हैं उसमें क्या है। अब जो अगला सवाल दिया हुआ है जिसमें दे रखा है कि एक आकृति दे रखी है, ये वाली एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपसे कहा गया है किस आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु P जो कि ये है, इससे दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, ठीक है, जो वृत्त को A और B पे स्पर्श कर रही है। मतलब स्पर्श बिंदु कौन सा है? A और B है, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए OP, अर्थात केंद्र को इस बिंदु P से मिलाने वाला रेखाखंड ये जो है ना OP, वो क्या कर रहा है? रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, अर्थात ये जो रेखाखंड AB है ना, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इसके दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब AC बराबर BC या CB, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये रेखाखंड AB है ना, उसको ये समद्विभाजित कर रही है। मतलब समद्विभाजन मतलब समान दो टुकड़े, अर्थात इस AB के दो समान टुकड़े हो रहे हैं, AC और BC, ये आपको सिद्ध करना है। अब किस तरह से शुरुआत करते हैं? देखिए, हम बात करते हैं कि ये जो बिंदु P है, इससे आपने इस वृत्त के बाहर की तरफ स्थित है, और यहाँ से जब आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची है PA और PB, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, ये हम जानते हैं, है ना। तो हम लेते हैं इन्हीं दोनों स्पर्श रेखाओं से बनने वाला एक त्रिभुज हम लेते हैं POA, ठीक है, POA, ये बड़ा वाला, ठीक है। इसके लिए हम इसको एक बार भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज की, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए कि ये PA और ये PB, ये दोनों तो क्या है? बाहर वाले बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो क्या होंगी? बराबर होंगी। और ये वृत्त का केंद्र है, तो OA क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या, और OB भी क्या होगा? वो OB भी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या ही होगी, जो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये दोनों भी क्या हो गई? बराबर हो गई। और OP जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में काम आ रही है, मतलब उभयनिष्ठ है, अर्थात इन दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वांग समता का जो साइड रूल है ना, अर्थात भुजा जो प्रमेय है, तीनों भुजाएं समान है, तो इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब देखो ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, तो अगर इस कोण को मैं नाम देता हूं 1 और इस कोण को मैं नाम देता हूं 2, ठीक है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जाहिर सी बात है, जब ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांगसम हो गए हैं तो इनके जो कोण है संगत, वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? तो 1 और 2 ये जो कोण है, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, ये लाइन वापस खींचते हैं हम, ठीक है, और हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, जिसको मैं यहाँ पे साइड में अलग से बना देता हूं। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज लेते हैं। देखिए PAC और एक त्रिभुज लेते हैं PBC, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो AP और PB तो पहले ही बराबर कर चुके थे हम, और कोण 1 और कोण 2 ये अभी हमने बराबर किए हैं, ठीक। और ये जो भुजा PC है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में भुजा और ये भुजा और इसके बीच का कोण, इसी तरह से इस त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में PB और PC भुजाएं है, उसके बीच का कोण कौन सा? 2, ठीक है। भुजा कोण भुजा, दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या है? समान है। इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर, अर्थात AC बराबर BC हो जाएगी। क्लियर? इस बात को हम भाषा में कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? अब लेते हैं अगली प्रश्न, जो आपकी प्रश्नावली है, इसमें आगे एक कंसेप्ट दे रखा है, एक कुछ थ्योरम्स हैं 1-2, उनको देखते हैं और उस पर डिपेंड क्वेश्चंस देखते हैं।
बच्चों, अब हम बात करते हैं एकांतर वृत्तखंड के कोण के बारे में। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझिए और उस पर डिपेंड एक थ्योरम है, तो उसको भी हमें देखना है। तो उसके लिए पहले आप बेसिक समझिए कि एकांतर वृत्तखंड का कोण जो है ये क्या होता है। देखिए, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए O है, ठीक है, और ये एक PQ एक स्पर्श रेखा है इस वृत्त की, ठीक है, जिसने इस वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श किया है, ठीक। और A से हमने इस वृत्त में एक जीवा खींची है। जीवा क्या होती है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो AB क्या है? इस वृत्त की जीवा है। क्लियर? तो कोण BAQ की अगर मैं बात करूं, किस कोण की? कोण BAQ के लिए, ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं। अब देखिए, ये जो जीवा है इसने वृत्त को दो टुकड़ों में बांटा है जो वृत्तखंड कहलाते हैं। कौन कौन से? एक तो है ये वाला ACB वाला हिस्सा इधर वाला, और एक ये पूरा इधर वाला, ठीक। अब ये जो आपने कोण लिया ना, कौन सा? BAQ, ये जीवा के किस साइड में बना है? ये बना है इस C वाले हिस्से में, इधर, है ना। तो दूसरा वाला जो हिस्सा है वृत्त का, दूसरा वाला हिस्सा कौन सा? ये वाला ADB, ये जो हिस्सा है पूरा, ये वृत्तखंड, ठीक है, वो हिस्सा क्या कहलाएगा? इस कोण BAQ का क्या कहलाएगा? एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा। अर्थात BAQ जो कोण है, इसके लिए इसकी दूसरी साइड वाला जो वृत्तखंड है वो इस कोण का क्या कहलाएगा? एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस कोण की बात करता हूं, किस कोण की? कोण BAP की, कोण BAP इस साइड में, ठीक। तो ये आप देखिए कोण किस साइड में बना है? इस साइड में बना है। तो वृत्त का दूसरा हिस्सा, इस जीवा की वजह से जो दो वृत्तखंड बने थे, ये कोण ले रहे हो आप एक तरह से दीर्घ वृत्तखंड में, बड़े वाले हिस्से में, ठीक है। तो दूसरा वाला हिस्सा कौन सा? छोटा वाला, ठीक। तो वो जो छोटा वाला वृत्तखंड है वो इस कोण के लिए क्या कहलाएगा? एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा। ये कोण आप ले रहे हो एक तरह से बड़े वाले हिस्से में, तो छोटा वाला जो वृत्तखंड है ये वाला कौन सा? ACB, वो क्या कहलाएगा? इस कोण का एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं इस पर एक डिपेंड एक क्वेश्चन की, एक थ्योरम की। वो थ्योरम क्या कहती है कि ये जो एकांतर वृत्तखंड होते हैं, है ना, स्पर्श रेखा और ये जो जीवा है, इस जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए एकांतर वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अर्थात देखिए, ये कोण है ना, कौन सा? BAQ, जिसकी अभी हमने बात की थी, ये इसके लिए एकांतर वृत्तखंड कौन सा है? इस कोण का एकांतर वृत्तखंड ये वाला हिस्सा है। तो इस हिस्से में आप कोई भी कोण बनाइए, मान लीजिए मैं B और DP बना देता हूं, तो कोण कौन सा बना? ADB। कौन सा कोण बना? कोण ADB, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड पे बना कोण है ना। इसके देखो, ये कोण इस साइड में बना है जीवा से, तो इसका एकांतर वृत्तखंड कौन सा है? बड़ा वाला हिस्सा। उस हिस्से में आप इन दो बिंदुओं से कोई भी कोण बना लो, किधर भी, कहीं पर भी, इस पूरे हिस्से में, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो कोण होगा और ये वाला जो कोण है BAQ, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है, अगर मैं इस कोण की बात करता हूं, किस कोण की? कोण ले रहा हूं मैं, मान लीजिए कौन सा? कोण BAP, ठीक है, कोण BAP। तो इसके लिए एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा? दूसरा वाला हिस्सा, मतलब ये BCA या ACB वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? एकांतर वृत्तखंड कहलाएगा इस कोण के लिए, ठीक। तो इस खंड में अगर आप कोई कोण बनाते हैं, इस खंड में अगर आप कोई कोण बनाते हैं इन्हीं दो बिंदुओं से, जीवा वाले, है ना, तो कोण कौन सा बना? ACB, ठीक। तो ये कोण और ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? ये है आपके प्रमेय। वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाल ही के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, प्रीवियस एग्जाम है बोर्ड के, उनमें ये आ चुका है, तो इसलिए इस साल इसके आने के चांसेस कम है। तो हम इसको सिद्ध करना नहीं सीखते हैं, केवल अभी हम ये सीखते हैं कि थ्योरम क्या है, प्रमेय क्या है, वो हमें पता होना चाहिए कि किसी स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बनाए गए जो एकांतर वृत्तखंड के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और अगली जो थ्योरम है वो जस्ट इसके अपोजिट है कि भाई इस प्रकार से बनाए गए कोण अगर बराबर होते हैं तो वो जो रेखा है अर्थात ये PQ वो क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। क्लियर? तो ये दो थ्योरम्स है जो
पिछले एग्जामों में आ चुकी है तो वापस आने के चांसेस कम है। तो अब देखते हैं इस पर डिपेंड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, वो आ सकते हैं। अब आपको एक सवाल दे रखा है जिसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, काफी कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है, बट इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, आसान सा है। देखो आपको दिया हुआ है कि इस आकृति में रेखाखंड AB, मतलब ये पूरा हिस्सा, ठीक है, उसका मध्य बिंदु M है, ठीक। अर्थात मैं अगर इस पूरे AB रेखाखंड को अगर x मान देता हूं, इस पूरे रेखाखंड को अगर मैं x दूरी मानता हूं, तो ये इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दूरी होगी ना, ये कितनी होगी, x/2 होनी चाहिए। और इसी तरह से ये भी कितनी होगी, फिर x/2 होगी, हाँ या ना, अगर m जो है वो मध्य बिंदु है, ठीक। अब क्या कहा गया है डायग्राम में कि ये जो m है इसको केंद्र मानते हुए, अर्थात AB को व्यास मानते हुए, ठीक। अब AB को व्यास मानोगे तो m क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा ना, है ना, उसका आधा। तो यहाँ पे केंद्र मानते हुए एक बड़ा वाला अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक। तो उस कंडीशन में ये MR जो है ये भी कितना होगा बेटा, x/2 नहीं होगा क्या? देखिए M अगर वृत्त का केंद्र है ना, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों दूरियां क्या होगी, त्रिज्या ही तो कहलाएगी बड़े वाले वृत्त की, या मैं कहूँ तो अर्धवृत्त की। क्लियर? तो ये तीनों दूरियां क्या होगी, x/2 होगी। तो इस बात को हम लिखते हैं कि भैया माना AB अगर x है तो AM, BM और MR तीनों ही कितनी होगी, x/2 होगी। AM मतलब ये BM या MB और ये MR, ये तीनों ही कितनी होगी, x/2 होगी। अब सवाल में आगे क्या दे रखा है इन डायग्राम के लिए, उसमें दिया हुआ है कि AM को भी व्यास माना और एक अर्धवृत्त खींचा। AM इसको व्यास माना, अर्थात इसका मध्य बिंदु अगर मैं ले लेता हूं C, तो C क्या हो गया, इस अर्धवृत्त का केंद्र हो गया, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर ये पूरा x/2 है तो फिर ये हिस्सा कितना होगा, x/4, ये भी कितना होगा, x/4, ये भी x/4 और ये भी x/4, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है ना CP दूरी, अगर इस P यहाँ पे कोई मैं बिंदु P लेता हूं तो ये CP दूरी भी कितनी होगी, x/4 ही होगी। इसी तरह से QD भी कितनी होनी है, x/4 होनी है। तो इस बात को हमने लिख दिया कि भैया AC, CM, MD और DM ये जो हैं ये सारे कितने होंगे, x/4 होंगे। क्लियर? इतना सारा डायग्राम होने के बाद में भी सवाल में एक और डायग्राम दे रखा है, वो है ये वृत्त। क्या दिया गया है इसके लिए कि एक r त्रिज्या का एक वृत्त और बनाया गया है जो क्या कर रहा है, इन तीनों अर्धवृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये r भी आपको संकेत क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। तो ये जो r है इसको हमें सिद्ध करना है कि ये 1/6 ऑफ AB होगा, ठीक। तो कैसे सिद्ध करते हैं, तो शुरुआत आप देखिए कि हमने ये x/2 और x/4 तक तो हम बढ़ चुके हैं कि भैया ये दूरी कितनी है, अगर x है तो यहाँ तक की आधी दूरी x/2 होगी और फिर उसके जो 4 टुकड़े हुए हैं वो x/4 होंगे प्रत्येक टुकड़े, ठीक। अब देखिए इससे आगे अगर मैं OC और OD दूरी के बारे में बात करूं, क्यों, क्योंकि देखना मैं यहाँ पे अगला जो प्लानिंग रहेगी ना, हमारी प्लानिंग क्या रहेगी इस सवाल की, कि हम लेंगे इस OCD त्रिभुज को, ठीक है, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना OCD, ठीक है, और इसको हम करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और समद्विबाहु त्रिभुज में आगे एक और थ्योरम लगेगी, उसके बाद में ये सवाल आसानी से हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं करने वाला हूं OC और OD को बराबर। किस तरह से, आप देखिए डायग्राम में समझिए, ये OP दूरी कितनी है, R है, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, और OQ दूरी भी कितनी है, R है, हाँ या ना। और ये CP जो दूरी है ना, ये CP, ये दूरी CM के बराबर होगी, हाँ या ना भाई, इस अर्धवृत्त का केंद्र है ना ये C, तो ये CP दूरी और ये CM दूरी वृत्त की त्रिज्या होगी, जिसका मान कितना है, x/4। तो ये OC दूरी है वो हो जाएगी कितनी, R प्लस CP या CM कितनी, x/4। तो मैं OC को लिखूंगा कि OC जो है वो है OP प्लस PC, OP प्लस PC, OP तो है R और PC जो है वो बराबर है CM के, अर्थात x/4 के। तो फाइनली OC का मान आ जाएगा R प्लस x/4। इसी तरह से OD जो है O से D तक ये होगा OQ प्लस QD के बराबर। अब OQ तो है R क्योंकि इसी वृत्त की त्रिज्या है, और QD जो है वो होगी MD के बराबर या DM के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो है ना QD वो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है जिसकी त्रिज्या MD भी है,
या डी बी भी है तो वो भी कितनी है x बटा 4। तो फाइनली OD का मान कितना आएगा r प्लस x बटे 4। तो OD का मान भी कितना आ जाएगा बेटा r प्लस x बटे 4। अब देखिए OC और OD दोनों का मान सेम है, r प्लस x बटे 4 दोनों में सेम है, इसका मतलब OC और OD क्या है, बराबर हैं। तो OC और OD अगर बराबर हैं तो अगर मैं त्रिभुज लेता हूं OCD, ठीक, त्रिभुज अगर मैं बात करता हूं OCD तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दो भुजाएं बराबर हो गई। और ये जो M है वो इस CD का मध्य बिंदु होगा। कैसे होगा, देखो CD दूरी कितनी है x बट्टा 4 और ये दूरी भी कितनी है, CM दूरी कितनी है x बट्टे 4 और MD दूरी कितनी है वो भी x बट्टा 4। मतलब CM और MD अगर बराबर है इसका मतलब M क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर। अब आप देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, ठीक है, इसमें एक थ्योरम है कि मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये जो मध्य है ना, तो उस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट अगर मान लीजिए A नाम दे देता हूँ, त्रिभुज ले लेते हैं अपन PQR, ठीक है, तो अगर A जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज में QR का मध्य बिंदु है तो ये जो रेखा होती है ना, जिसको आप माध्यिका भी कह सकते हो, वो एक तरह से लंबवत होती है, अर्थात शीर्ष लंब कह सकते हो, या ये जो माध्यिका है वो दोनों सेम होती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अर्थात यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, कौन सा, छोटा वाला हिस्सा इधर वाला जो अपने डायग्राम में बन रहा है OCM, ठीक है, OCM पे गौर कीजिए, ये OC और ये M, इस ट्राइंगल पे आप गौर कीजिए, ये कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल या 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर मतलब OC स्क्वायर, OC क्यों हुई, देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये OC क्या होगी, कर्ण होगी, जिसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, CM और OM के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक, तो CM और OM के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब देखिए CM का मान तो x बटे 4 है, क्लियर, तो CM के स्थान पर तो आ जाएगा x बटे 4, और जो OC है ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, कितनी है, r प्लस x बटा 4, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और बात करते हैं OM की, तो ये OM जो है, OM इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इतने सारे मान ज्ञात कर लिए हैं इस सवाल में। ठीक है, कोई नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो डायग्राम से देखिए, OM जो मान है, ठीक, तो OM किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए ये पूरी भुजा MR जो है वो कितनी है, x बटा 2, हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो OM जो है वो उसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए OM बराबर इस पूरी भुजा में से, अर्थात MR जो पूरी भुजा है इसमें से मैं क्या करता हूँ, OR लेस कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा अगर घटा दूंगा इस पूरी भुजा में से ये वाला हिस्सा, तो क्या आ जाएगा, OM बच जाएगा। अब ये पूरा हिस्सा तो कितना है, x बटा 2, और ये जो हिस्सा है ना, कौन सा, ये वाला आपके OR, वो है स्मॉल r, क्लियर, तो OM का मान कितना आ जाएगा, x बाई 2 माइनस r, तो x बाई 2 माइनस r, इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर, अब आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है और इसको सॉल्व करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो किस तरह से, यहाँ पे आपके है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर r का स्क्वायर, b स्क्वायर x बटे 4 का, x स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर कितना 16, और 2ab, तो 2 इंटू a मतलब r और b मतलब x बटे 4। ठीक है, और साथ ही साथ बराबर में क्या आ जाएगा, x बटे 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर बटे 16। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो x बटे 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर बटे 2 का 4, x स्क्वायर बटे 4 माइनस 2ab, तो ये 2a का मतलब x बटे 2 और b का मतलब r। ठीक है, और प्लस का b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। अब देखिए आप जैसे पक्षांतन करते हो, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि r स्क्वायर और r स्क्वायर आपस में सेम है, कट जाएंगे। इसी तरह से x स्क्वायर बटे 16
और ये एक्स स्क्वायर बट्टे 16 ये भी आपस में कट जाएगा, पक्षांतरण करोगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएंगे ये दोनों। आपके पास क्या क्या चीजें बचेगी, 1 2 और ये 3 चीजें बचेंगी जिनको आप एक तरफ लेके आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बात और कि इस 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ से बचेगा RX बट्टा 2, ये पड़ा है। ठीक, यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, XR, किसका, माइनस का, उसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का XR। ठीक, और तीसरी जो चीज बची थी एक्स स्क्वायर बट्टे 4, इसको भी अगर आप पक्षांतरण करोगे तो माइनस में हो जाएगा फिर ये। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस काफी हद तक सवाल हम ना कर चुके हैं, आंसर आने वाला है। देखिए इन तीनों में x है ना, कॉमन ले लेते हैं उसको, तीनों में से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा r बट्टे 2, यहाँ से r और यहाँ से x की घात 2 थी उसमें से एक कॉमन ले लेते, क्या बचेगा x बट्टे 4 माइनस एज इट इज। अब देखिए ये गुणनखंड है, या तो ये गुणनखंड 0 होगा और या फिर ये गुणनखंड 0 होगा। ये गुणनखंड 0 होने का मतलब x बराबर 0, x क्या चीज था, x था पूरी AB, ये पूरी AB का मान 0 है, जो तो संभव नहीं है भाई, अगर AB ही नहीं रहेगी तो ये अर्धवृत्त कहाँ बनाओगे। ठीक, तो ये मान तो कितना है 0, जो देर प्राप्त हो रहा है वो तो अग्राह्य है ना, नॉट एक्सेप्टेबल है, इसको तो हम नहीं ले सकते, तो फिर ये 0 होना चाहिए। अब अर्थात ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस हिस्से पे अगर मैं गौर करूं तो r और r बटा 2 इसका आप लघुत्तम लो, है ना, तो लघुत्तम लोगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस 2r मतलब 3r/2, तो ये हो जाएगा 3r/2 बराबर, इसको आप इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, बराबर में x बट्टे 4। अब आप r का मान निकालिए, r का मान कैसे निकालोगे, ये 3/2 जो गुणा में उसको आप इधर भेजोगे तो ये जो 2 है वो तो जो हर में है वो उधर जाके हो जाएगा अंश में, और ये जो 3 है वो इधर जाके आ जाएगा हर में। तो यहाँ पे देखिए आप 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6, अर्थात r बराबर आ जाएगा x बटा 6। x क्या मान था, x था AB, अर्थात r बराबर AB बटा 6 या r बराबर 1/6 AB। इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। क्लियर, इसको आप एक बार और देखेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से ये आपके मेमोराइज हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा कि भाई सबसे पहले क्या क्या मान दे रखा था, क्योंकि इसमें चित्र खूब सारा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जो इसमें मेथड लगा रहे हैं आसान सा है। तो मेरे ख्याल से जो 13वीं प्रश्नावली है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2020 को देखते हुए वो हमने लगभग ले लिए हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो हमने ले लिए हैं। अब बात करेंगे हम प्रायिकता वाली जो प्रश्नावली है उसके बारे में, और देखते हैं बहुत आसान सी है, और उसमें से जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आसान से क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उनमें क्या है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता को आप सामान्यतः समझ सकते हो संभावना से, कि भी कोई भी घटना है वो घटित होगी या नहीं होगी, उसकी कितनी संभावना है। तो इस बात के लिए एक जो फॉर्मूला है सिंपल सा, वो है कि किसी घटना A के घटित होने की प्रायिकता वो क्या होती है, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पासा है जो आप सांप सीढ़ी या लूडो वाले गेम में खेलने में काम में लेते हैं जनरली, तो वो पासे पर आपको पता है 6 जो सरफेस होते हैं क्यूब आकार का होता है, घन आकार का होता है, 6 सतह होती है जिसपे 1 2 3 4 5 6 करके 6 प्रकार के अंक या संकेत लिखे हुए रहते हैं। अगर हम उसको फेंकते हैं और हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो कुल कितने प्रकार से आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट तो कोई एक ही आएगा, पासा एक बार फेंकोगे तो कोई रिजल्ट तो कोई एक ही आएगा ना, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, लेकिन कितने प्रकार से आ सकता है, वो आ सकता है 6 प्रकार से। भाई या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, है ना, तो इस तरह से 6 प्रकार से कोई रिजल्ट आ सकता है। अब मैं कहूँ कि जो पासा आपने फेंका है या हमने जो पासा फेंका है उसमें 2 आने की क्या संभावना है, 2 प्रकट होने की क्या संभावना है, तो 2 कितने प्रकार से आ सकता है, 2 तो एक ही प्रकार से आएगा। भाई जो इसमें 6 सतह है उसमें 2 तो एक ही जगह पर है ना, 2 तो एक ही जगह पर है, तो अनुकूल परिणाम या 2 आने के कुल तरीके कितने हो गए, 2 आने के तरीका तो एक ही है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 बटा कुल परिणाम। भाई पासे को आप फेंक रहे हो तो कुल कितने प्रकार से परिणाम संभव है, तो 6 प्रकार से है। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अर्थात 1/6।
इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, सिंपल। अब अगर कोई घटना घटित होने की प्रायिकता जो है उसको हम व्यक्त करते हैं इस संकेत से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या पी ऑफ ए, वो क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपके पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी ए है तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो संकेत होगा वो होगा पी ए बार। यहाँ पे हम बार लगा देंगे। अगर ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए है, पी ऑफ ए है, तो ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे एक चीज बनती है, एक फॉर्मूला बनता है छोटा सा, कि किसी भी घटना जो है उसके घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, क्लियर। और प्रायिकता से जुड़ी हुई एक और शर्त है, वो क्या है कि कोई सी भी घटना हो, ठीक है, उसकी प्रायिकता या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 और 1 के बीच में होगी। अर्थात आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 1 के बराबर या 0 और 1 के बीच में ही होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती है और 0 से कम नहीं होती है। यदि किसी घटना की प्रायिकता, मान लीजिए किसी घटना A की प्रायिकता 0 है, तो हम कहते हैं ये घटना असंभव है, ठीक। और यदि किसी घटना की प्रायिकता यदि 1 है तो हम कहेंगे ये घटना, इस घटना का घटित होना निश्चित है, अर्थात इसको हम कहते हैं निश्चित घटना, क्लियर। और यहाँ पे अभी हमने एक और बात कही थी कि भैया किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, इस थ्योरम, इस सूत्र पे डिपेंड एग्जामों में आता रहता है कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए 2 बंदे हैं, राम और श्याम या ए और बी जो भी है ना, वो कोई मैच खेल रहे हैं, ठीक है। उसमें राम के जीतने की प्रायिकता 1/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फिर राम के जीतने की प्रायिकता अगर 1/5 है, तो मान लीजिए राम के जीतने की प्रायिकता को अगर मैं 1/5 से व्यक्त करूं, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता अर्थात राम के नहीं जीतने की प्रायिकता, वो अगर उसको मैं अगर पी ए बार से व्यक्त करूं, तो वो इन दोनों की टोटल कितनी होनी है, 1 होनी है। तो पक्षांतन करके आप 1 में से 1/5 को घटाएंगे तो पी ए बार अर्थात राम के नहीं जीतने की प्रायिकता, दैट मीन्स श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 - 1/5। एलसीएम लेके, लघुत्तम लेके आप देख सकते हो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4/5। तो सिंपल से क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना होता है। आइए देखते हैं। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें आपको दिया है कि 1 से 17 तक की संख्याओं में से, ठीक है, आपको क्या करना है, एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यहाँ पे शायद है प्राकृत संख्याएं, सॉरी फॉर दैट, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं, ठीक है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाता है। तो आप देखिए 1 से 17 तक की संख्याएं जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 17 तक, है ना, वो उसमें से अगर आपको कोई एक संख्या चुननी है, सपोज दैट, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या सोच लो मन ही मन में, लेकिन वो 1 से 17 तक के बीच में होनी चाहिए प्राकृत संख्याओं में। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से 17 प्रकार से ये संख्याएं सोची जा सकती है। तो हो सकता है किसी ने 1 सोचा हो, किसी ने 2 सोचा हो, किसी ने 3 संख्या सोची हो, किसी ने सोचा हो 4 के बारे में कि भैया मैं सोचता हूँ 4, कोई कह रहा है कि मैंने तो 10 सोचा है ना, कोई कहे मैंने 12 सोचा है ना। तो इस तरह से 17 प्रकार के रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं, क्लियर। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं। अगर आप 1 से 17 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या सेलेक्ट करते हो तो 17 रिजल्ट नहीं आएंगे, 17 में से कोई एक, 17 प्रकार से रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि वह क्या प्रायिकता है कि वह एक अभाज्य संख्या हो। अब 1 से 17 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं होती है आपके पास 2 3 5 7 11 13 और 17। 1 से 17 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। जैसे आप जो एलसीएम लेते हो या गुणनखंड करते हो, है ना, वर्गमूल ज्ञात करते समय या लघुत्तम लेते समय जो आप लेते हो ना, भाग देते हैं, वही अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो कुल परिणाम हो जाएंगे इसमें 17। और ये जो अभाज्य संख्याओं की जो बात हो रही है वो होने वाली है कितने, 1 2 3 4 5 6 7। कुल परिणाम कितने आएंगे अभाज्य संख्याओं के 1 से 17 तक के बीच में प्राकृत संख्याओं में, वो आएंगे 7,
ठीक है। कुल अनुकूल परिणाम जिनकी बात हो रही है वो है 7 और कुल परिणाम है 17। तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर 7/17। आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से सवाल है बेटा इस चैप्टर में। आपके 10th लेवल में तो बहुत आसान है प्रायिकता। आगे हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तब थोड़ा सा पता चलेगा प्रायिकता क्या होती है। बाकी इतनी हार्ड वैसे नहीं है, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा मांगती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल में जिसमें दिया हुआ है एक सिक्के की लगातार 3 उछालों में एक सिक्के को आप 3 बार उछाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक बार में उछालो। क्लियर, दोनों बार में रिजल्ट सेम जैसे ही आते हैं। ठीक है, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी एकांतरतः चित्त या पट क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर सिक्के को हम फेंकते हैं एक बार तो 2 प्रकार के रिजल्ट आते हैं, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। चित्त मतलब हेड को हम व्यक्त कर रहे हैं मान लीजिए H से, और पट जो है टेल जिसको हम व्यक्त करें कैपिटल T से। क्लियर, तो अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 बार उछालेंगे अगर तो कितने प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं? 4 प्रकार के आ सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये 4 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं अगर आप सिक्के को 2 बार उछालते हैं। ठीक, या 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं। ठीक, यहाँ पे ये HH का मतलब है दोनों बार चित्त प्रकट हुआ है। पहली बार चित्त फिर पट प्रकट हुआ हो सकता है पहली बार में पट प्रकट हुआ है बाद में चित्त प्रकट हुआ हो सकता है दोनों बार पट प्रकट हुआ हो। ठीक है, तो ये 4 परिणाम आते हैं, 4 प्रकार से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कब? जब सिक्के को 2 बार उछालते हो। ठीक, अभी हमारा जो सवाल है उसमें सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, तो कुल 8 प्रकार के परिणाम होंगे जो आपके सामने है। ठीक है, जिसमें ये ट्रिपल H जो है इसका मतलब है तीनों बार आपको चित्त प्राप्त हो रहा है, और ये 2H और फिर T इसका मतलब है 2 बार स्टार्टिंग में आपको चित्त प्राप्त हुआ है और बाद में पट प्राप्त हुआ है, और ये जो ट्रिपल T है जिसका मतलब है कि तीनों बार आपको पट प्राप्त हुआ है। क्लियर, अब आपको सवाल में क्या दिया गया है, तो ये देखो कुल परिणाम कितने होंगे, ये कुल परिणाम हो जाएंगे 8। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से परिणाम संभव हैं। और आपको दिया गया है कि एकांतरतः चित्त या पट, इसका मतलब है अल्टरनेट में H या T आना चाहिए। अल्टरनेट में मतलब कंटिन्यूअसली 2 चीजें नहीं आनी चाहिए, दोनों चित्त एक साथ नहीं होनी चाहिए, दोनों पट एक साथ नहीं होनी चाहिए, बारी बारी से। तो आप देख सकते हो कि बारी बारी से चित्त या पट जो है वो कितने प्रकार से आ रहा है। देखो यहाँ पे तो 2 चित्त रिपीट हो रहे हैं, तीनों एक साथ ही है। यहाँ पे दोनों पट चित्त एक साथ है, यहाँ देखो चित्त है फिर पट है फिर चित्त है, मतलब ये एक रिजल्ट है हमारा एकांतरता, अल्टरनेट है ना, बारी बारी से चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे चित्त पट है लेकिन फिर H और H रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी T रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली में, कंटिन्यूस है ये। यहाँ पे देखो पट है चित्त है पट है, THT अलग अलग है ना, तो ये चीज भी हमारे लिए अनुकूल परिणाम है। और इसमें देखिए दोनों T एक साथ है, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इसमें भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो ये हमें नहीं लेना है। एकांतरता मतलब अल्टरनेट जो है, आपके पास कभी H है तो अगला फिर H नहीं होना चाहिए, फिर अगला T होना चाहिए, और फिर उसका अगला H होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से, तो इस तरह के 2 ही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात एकांतरता चित्त या पट आने के 2 तरीके हैं। अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटा कुल परिणामों की संख्या 8। सोल्व होगा, ये 2 से भाग जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/4। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा इसमें। अब देखते हैं कुछ और सवाल देखते हैं प्रायिकता के। देखिए बच्चों, अब जो अगला सवाल है इंपॉर्टेंट, उसमें दिया हुआ है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि प्राप्त संख्याओं का योग जो है वो 9 होगा या 13 होगा, या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखिए हम जानते हैं कि अगर पासे को हम 2 बार उछालें तो संभावित परिणाम ये 36 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से ये 1,1 का अर्थ है कि पहली बार आपने पासे को उछाला तो 1 आया है, और दूसरी बार में भी 1 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में 1 आया हो और दूसरी बार में 2 आया हो, दूसरी बार में 2 प्रकट हुआ हो, है ना। तो इस तरह से मिक्सअप करके कुल 36 प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, जिनको अगर आप याद रखना चाहो किस तरह से याद रखते हैं तो काफी इजी है। अगर आप इस पैटर्न पे गौर करें, अगर मैं कोमा हटा दूं तो ये बनेगा, देखो 11 12 13 16 तक
फिर 21 से लेकर 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56 और 61 से 66 तक की गिनती है एक तरह से, बट इसमें कोमा है, ध्यान रखिएगा। ये केवल याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी ऐसा नहीं है पासे को फेंकने पर 11 आता है, एक पासे को 2 बार फेंकोगे 24 आएगा, 25 आएगा, नहीं आता है, बट इसको याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये 36 प्रकार से रिजल्ट आ सकता है, तो कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है? 36। अब बात करते हैं आपके सवाल में जो अनुकूल घटनाएं दे रखी है। पहला सवाल है जिसमें है कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, तो आप इनमें से देख सकते हैं कि किन 2 संख्याओं को जोड़ने पर 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 से अगर आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखो 3 से पहले वाली जो रो है, जो 2 लाइनें हैं 1 वाली और 2 वाली, उसमें जो है प्राप्त संख्याओं का योग 9 नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि देखो अगर पहली संख्या 1 है तो 1 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए? 8। अब 8 तो है पासे पर आता ही नहीं है, तो 1 वाले ग्रुप में किसी भी संख्याओं को जोड़ने से 9 नहीं मिलेगा। इसी तरह से 2 में अगर 7 जोड़ूं ना तब जाके 9 बनता है, और 7 पासे पे होता नहीं है। तो 2 और 2 वाला जो ग्रुप है उसमें आपको कहीं पे भी, 2 वाली जो लाइन है इसमें कहीं पे भी अंकों का योग 9 नहीं हो पाएगा। 3 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 3 और 6, इनसे 9 मिलता है। तो इसी तरह से 6 वाली लाइन जो है उसमें भी ये ग्रुप बनेगा आपके 3 6 और 6 3। इसी तरह से 4 वाली लाइन में 4 5 और 5 वाली लाइन में 5 4। ये 4 प्रकार के तरीके हैं जिनसे आप देख सकते हो, ये 4 प्रकार के तरीके हैं जिनसे अंकों का योग अगर मैं करूं, इनकी संख्याओं का योग करूं तो 9 आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के तरीके हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। तो बस अब प्रायिकता में बचता ही क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 36। 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, 1/9 क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। इसी तरह से इसमें पूछा है कि प्राप्त संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता बताइए। तो आप देखोगे कि इनमें से किन्हीं को भी अगर आप जोड़ोगे तो 13 नहीं आ पाएगा। किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़ोगे आप किसी ग्रुप में, जैसे मैक्सिमम ये है 6, है ना, सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप जो है 6,6, जिसको जोड़ोगे तो भी रिजल्ट 12 ही आएगा, 13 नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हो कि प्राप्त संख्याओं का योग 13 होना संभव नहीं है इस कंडीशन में। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 0। भी परिणाम आएगा ही नहीं, है ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 0 हो गई। तो प्रायिकता कितनी होगी? 0/36। इसी पर पासे पर रिलेटेड जो सवाल है वो ऐसा भी आता है कि एक पासे को एक बार फेंके तो उस कंडीशन में तो 6 परिणाम होते हैं, जिसको हमने वीडियो में स्टार्टिंग में भी देखा था। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि इन्हीं पासों को 2 बार फेंका जाए तो क्या प्रायिकता है कि पहला अंक 1 हो, ठीक है। तो इस तरह से कई प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला अंक अगर 1 हो तो इसके अनुकूल परिणाम 6 होंगे। भाई पहला अंक पहले नंबर पे 1, तो यह इसी लाइन में आपको पहले नंबर पे 1 मिलेगा और किसी पे नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे मिल सकता है। अब ये पूछा जाए कि दूसरी जो वार है, पासे को 2 बार फेंका जा रहा है ना, तो दूसरी वार में आपको 1 मिलता हो, इसके अनुकूल परिणाम, तो इसके अनुकूल परिणाम ये वाले हैं जिसमें दूसरी बार में आपको 1 मिल रहा है। क्लियर? तो इस तरह से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब लेते हैं एक और सवाल और देखते हैं उस सवाल में क्या है। अब एक सवाल दे रखा है आपको जिसमें दिया हुआ है एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं, उन पर हर एक पर 1 से 90 तक की अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है, अलग अलग मान लिखे हुए हैं हर एक पे, ठीक है। कुल मिला के वो 90 की 90 जो डिस्क हैं वो सभी की सभी अलग अलग है, ठीक है, सब पे अलग अलग संकेत दे रखे हैं। क्या प्रायिकता है यदि उन 90 में से एक डिस्क निकाली जाए तो क्या प्रायिकता है कि उस पर जो संख्या लिखी हुई होगी वो 2 अंकों की संख्या हो, या पूर्ण वर्ग संख्या हो, या फिर आपके 5 से ये विभाज्य संख्या हो। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसी सवाल में। तो ये सवाल भी लगभग मिलता जुलता है, जैसा अभी हमने एक सवाल लिया था जिसमें हमने 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं की बात की थी। तो इसमें आपके 1 से 90 तक की संख्याएं हैं, है ना। अब इसमें क्या पूछा, देखो कुल परिणाम कितने होने वाले हैं, कुल कितने प्रकार से रिजल्ट आ सकता है। आप 90 आपके पास डिस्क पड़ी है, उनमें से आपको एक डिस्क निकालनी है, तो कोई सी भी डिस्क निकाली जा सकती है। हो सकता है उस पर 1 लिखा हुआ हो सकता है 2 लिखा हुआ हो सकता है 3 लिखा हुआ हो। तो इस प्रकार से जो संभावित परिणाम है, ठीक है, संभावित परिणामों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा कितनी? 90। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। क्लियर?
क्यों? क्योंकि 1 भी मिल सकता है आपको डिस्क पे लिखा हुआ, 2 मिल सकता है, 3 लिख सकता है, 80 मिल सकता है, 81 मिल सकता है और 90 भी मिल सकता है। तो 90 प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं 90 प्रकार में से, है ना। अब बात आती है कि 2 अंकों की संख्या हो। पहला, जब 2 अंकों की संख्या हो तो 2 अंकों की संख्या 1 से 90 तक में 2 अंकों की संख्या होती है आपके 10 से लेकर 90 तक की, मतलब 10, 11, 12 और इस तरह से 90 तक की संख्या है। आप इनको देखेंगे तो ये कुल कितनी संख्याएं होती है? ये होती है 81। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे इस कंडीशन में? अनुकूल परिणामों की संख्या जो है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। क्लियर? तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में? प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? इस कंडीशन में प्रायिकता हो जाएगी 81/90, जो 9 से कट रहा है 9/10। ठीक है, अब ये 81 जो संख्याएं आएगी किस तरह से आई बेटा? आप काउंट कर लीजिए, या तो 10, 11, 12, 13। सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो देखिए 1 से 90 तक की संख्याएं कितनी होती है? 90 संख्याएं होती है, ठीक है। उसमें से आपने कौन सी छोड़ दी? 1 से 90 तक की अगर मैं बात करूं तो 90 में से आपने 1 से 9 तक की छोड़ दी ना, तो 90 में से 9 कम कर लो, खत्म बात। 81 संख्याएं आएगी ये वाली, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी। मैं इस सवाल में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं काफी सवालों में, और लैंग्वेज इसमें कोई खास है नहीं, है ना, समय को देखते हुए, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, जिसमें पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात अगर हम करें तो वो पूरी संख्या आती है, ठीक। या आप ऐसे समझ लो, कोई संख्या लो, उसका वर्ग करो। जैसे मान लीजिए 2, उसका करो वर्ग, तो कितना आया? 4 जो आया ना वो है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल लोगे तो एक पूरी संख्या आएगी। क्लियर? तो 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 1 होता है, 4 होता है, 9, 16, 25, फिर 36, फिर 49 में आ जाएगा 64 और उसके बाद में आ जाएगा 81। क्लियर? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका वर्गमूल अगर आप लेंगे तो पूरी संख्या प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। तो इस कंडीशन में अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 9 हो गए। तो इस कंडीशन में अगर मैं प्रायिकता ज्ञात करूं तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 9/90, क्योंकि कुल परिणाम कितने? 9 अनुकूल 90 और कुल परिणाम कितने हैं? 9 है, दैट मीन्स 1/10। क्लियर? इसी तरह से अब इसमें जो अगला पोर्शन दे रखा है सवाल का, वो है कि 5 से विभाज्य संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए। अब 5 से विभाज्य संख्या मतलब जो रिजल्ट आप ज्ञात कर रहे हो, जो डिस्क निकाल रहे हो, उस पे या तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो जिसमें 5 का भाग जा रहा हो, ठीक है। जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है ना, 30 है, इस तरह की कितनी संख्याएं होंगी, ठीक। एक तरह से आप 5 की टेबल बोल सकते हो। कहाँ तक? 50 तक नहीं, 90 तक। तो आप देखोगे उसमें 18 बार तक, है ना, ऐसे 18 संख्याएं आएगी। कौन सी? 3 से तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें अनुकूल परिणाम आएंगे 5, 10, 15 और इस तरह से करते हुए लास्ट में जब आप 90 तक पहुंचोगे तो इसमें अनुकूल परिणाम जो आएंगे वो कौन से आएंगे? कितने आएंगे? सॉरी, इसमें आएंगे अनुकूल परिणाम कितने? 18। कुल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? 18 और कुल परिणाम कितने? 90। तो इस कंडीशन में जो प्रायिकता होनी है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 18/90, अर्थात 1/5। क्लियर? आसान से है, बस आपको लॉजिक समझना है। देखते हैं अगला सवाल क्या है उसमें। देखिए बच्चों, अब आपको एक सवाल दिया गया है कि किसी लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष होता है ऐसा वर्ष जिसमें कुल 366 दिन होते हैं, वो होता है लीप वर्ष, ठीक है, लीप ईयर जिसको बोलते हैं। और एक होता है अलीप वर्ष, ठीक है, अर्थात जिसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो सवाल है आपका लीप वर्ष का, तो हम जानते हैं लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब इन 366 दिनों का क्या हिसाब है? आप अगर इस 366 में 7 का भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह आप जानते हो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अर्थात उन 7 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये सारे एक बार आ जाते हैं। मतलब 7 वारों का जो ग्रुप है ये 366 दिन में कितनी बार रिपीट होता है। तो आप 366 दिन में अगर 7 का भाग देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 52 बार भाग पूरा जाएगा और 2 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 366 दिनों में 52 सप्ताह होते हैं,
7 दिनों का ग्रुप होता है। अब 52 सप्ताह होते हैं तो 52 सोमवार हो गए, 52 मंगलवार हो गए, 52 बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सारे 52 तो होते ही हैं। क्लियर, 52 पूरे सप्ताह होते ही हैं। अब बात आती है शेष जो 2 दिन बचे नहीं है, दैट मीन्स 52 दिनों मतलब 364 दिनों का तो हिसाब हो चुका। अब जो 2 दिन है उनका हिसाब, वो जो 2 दिन है वो इन 7 प्रकार में से कोई एक प्रकार की घटना में घटित होंगे। अर्थात हो सकता है उन 2 दिनों में से एक दिन रविवार हो, फिर अगला दिन सोमवार होना ऑब्वियसली, ठीक है। फिर अगर मान लो उन 2 दिनों में से पहला दिन अगर सोमवार है तो फिर अगला दिन मंगलवार होना है, फिर अगर मंगलवार है तो अगला दिन बुधवार होना है। तो इस तरह से ये 7 प्रकार का ग्रुप बन सकता है। अब आपका सवाल है कि 53 सोमवार होना, तो देखिए 52 सप्ताह जब हो चुके हैं पूरे तो 52 सोमवार तो हो ही चुके हैं। अब 53वां सोमवार होना या नहीं होना वो डिपेंड करेगा कि जो शेष 2 दिन है वो इनमें से किस प्रकार के होते हैं। अगर हमें सवाल में पूछा हुआ 53 सोमवार होने चाहिए, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता पूछी है, तो हम कहेंगे कि इनमें से 52 सोमवार तो पहले ही हो चुके हैं। अब अगर सोमवार एक और आ जाए तो कुल कितने हो जाएंगे? 53 सोमवार हो जाएंगे। क्लियर, तो इन 7 परिणामों में से सोमवार आप देख सकते हो 2 प्रकार से संभव है, रविवार सोमवार की कंडीशन में या सोमवार और मंगलवार की कंडीशन में। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो जाती है, घटित अगर हो जाती है, इसका अर्थ हुआ कि उस वर्ष में फिर 53 सोमवार हो जाएंगे, है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 53, तो सॉरी 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, दैट मीन्स 2/7। ठीक है। अब इसी में एक सवाल और बनता है, इसी में 4 प्रकार से सवाल बनते हैं बेटा, ये लीप और अलीप, 52 और 53। देखो लीप वर्ष हो, फिर 53, उसके बाद में सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, इसी तरह से होना है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा भाई, अगर 53 मंगलवार पूछ लिया, ठीक है, तो फिर आपके जो 2 ग्रुप है वो बनेंगे सोमवार मंगलवार और मंगलवार बुधवार। ठीक है, इस तरह से। अगर आपको यहाँ पे 53 की जगह 52 पूछा गया है, जैसे लीप वर्ष में 52 सोमवार या 52 रविवार, देखो वार जो है वो इस सवालों में इंपॉर्टेंट नहीं है, भी सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है, ये एक ही बात है। ठीक है, आंसर जो है वो सेम ही आना है। अगर केवल इतना सा फर्क है, भी सोमवार की जगह अगर मंगलवार होगा, बाकी सारा सवाल सेम है, तो ये 2 जगह पे रविवार सोमवार की जगह हम ले लेंगे सोमवार मंगलवार और मंगलवार बुधवार। ठीक है, इतना सा चेंज होना है, आंसर वही रहना है। तो भैया बात है कि अगर 53 की जगह 52 हो और लीप वर्ष हो, तो आप किस तरह से करोगे? आप यहां तक का काम जो है वो बिल्कुल सेम रखोगे। अगर लीप वर्ष है तो चाहे 52 सोमवार हो, चाहे 52 मंगलवार हो, चाहे 53 सोमवार हो, चाहे 53 मंगलवार हो, ये काम यहां तक का सेम रखोगे। क्लियर। अब बात आती है 53 के बारे में तो हमने समझ लिया। अगर 52 का सवाल आए कि 52 सोमवार हो, 52 सोमवार होने का मतलब शेष जो 2 दिन हैं ये इनमें से सोमवार नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि अगर सोमवार हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? फिर 53 सोमवार हो जाएंगे, 52 ही रखने। तो फिर बिना सोमवार वाले दिन गिन लो कौन कौन से, वो ग्रुप बचेंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/7। या आप एक काम कर सकते हो कि ये जो 2/7 आया है ये है 53 सोमवार का, तो 52 सोमवार का प्रायिकता क्या होगी? 53 घटित होना और 53 घटित नहीं होना, दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। क्लियर। तो उस जो मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। 53 घटित नहीं होगा, दैट मीन्स 52 तो श्योर घटित होगा ही होगा। क्लियर। तो आप उस कंडीशन से भी 1 - 2/7 करके भी 5/7 ला सकते हो। क्लियर। अब बात आती है अगर यहाँ पे लीप वर्ष की जगह अलीप वर्ष होता, मतलब 365 दिनों का अगर हिसाब होता, ठीक है, अलीप वर्ष का अगर सवाल होता, क्या सवाल होता? अलीप वर्ष का, जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक, इसका अगर सवाल होता तो आप देखते कि अगर इसमें मैं 7 का भाग दूं तो जाएगा तो वही 52 बार, लेकिन दिन शेष बचेगा 1। ठीक है, तो वो जो एक दिन है वो या तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और है ना, तो इस तरह से 7 प्रकार से हो सकता है। अब आपको वही बात कि अगर 53 सोमवार पूछे, 53 मंगलवार पूछे, 53 बुधवार पूछे अलीप वर्ष में, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भैया
52 तो हो चुके हैं, और अगला जो सोमवार है वो कितने प्रकार से हो सकता है? एक प्रकार से होगा, एक एक दिन का ही तो ग्रुप होगा। अभी तो 2-2 का ग्रुप है, उस कंडीशन में एक दिन ही शेष बचेगा, मतलब रविवार कोमा सोमवार कोमा मंगलवार, इस तरह से 7 मान आएंगे। उसमें से सोमवार कितनी बार आएगा? एक बार, तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7 हो जाएगी उस कंडीशन में। कब? जब अलीप वर्ष हो। ठीक, 52 का पूछे अलीप वर्ष में, तो देखिए 52 सोमवार अगर पूछ लिए तो 52 तो होते ही है, अब 53 नहीं होना चाहिए, है ना। तो 53 होने की प्रायिकता कितनी है? 1/7 आई है, तो 53 नहीं होने की कितनी हो जाएगी? 6/7 हो जाएगी, 1 - 1/7 करके, है ना। तो इस तरह से आप इस चीज को समझिए। अब एक और जो लॉजिक बचा है वो बचा है आपके कार्ड्स का, अर्थात ताश के पत्तों का। उसका एक सवाल लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार के सवाल बनते हैं। बच्चों, अब एक सवाल दे रखा है आपको जिसमें दिया गया 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है जिसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर रखा है। उसके बाद में उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि वो निकाला गया पत्ता इन 5 प्रकार में से कोई एक है ना। हर एक की अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो 52 पत्ते होते हैं ताश के, वो किस प्रकार के होते हैं। आप जानते होंगे, आप में से अधिकतर बच्चों ने देख रखे होंगे कि जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। अब ये जो 26 पत्ते होते हैं ना, काले रंग के और लाल रंग के, ये भी अलग अलग 2 प्रकार में बटे हुए रहते हैं। काले रंग के भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं और लाल रंग के भी 2 प्रकार के जो है ग्रुप होते हैं। ये जो ऐसा चिन्ह बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं हुक्म या स्पेड करते हैं, स्पेड कहते हैं इंग्लिश में। इसके होते हैं 13 पत्ते, और इस प्रकार का चिन्ह जिसको हिंदी में चीड़ी कहते हैं या क्लब कहते हैं इंग्लिश में, है ना, क्लब्स के नाम से, तो इसके भी 13 पत्ते होते हैं, 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। पान जो है ना, जिसको हम हार्ट से भी व्यक्त करते हैं, कहते हैं इसको, इस कलर का होता है, ये रेड कलर का सिंबल बना होता है पत्ते पे। इस प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। या और इस सिंबल का जो लाल रंग का होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं 8 या इंग्लिश में कहेंगे उसको डायमंड, है ना, इसके भी 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। क्लियर। तो अब इसमें ये जो पत्ता, ये जो सवाल है ना 5वां, ये क्या कह रहा है? हुक्म का पत्ता हो। तो आप यहीं से देख सकते हो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों में से, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए और वो पत्ता हुक्म का हो, तो क्या प्रायिकता है? तो हुक्म के तो 13 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 13 हो गए। इस कंडीशन में अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 13। और कुल परिणाम भी 52 पत्तों में से एक पत्ता कितने प्रकार से निकाल सकते हो? 52 प्रकार से। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ये 52 पत्ते 2 प्रकार के होते हैं, या तो लाल रंग के या काले रंग के। ऐसे देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, और वैसे देखा जाए हर पत्ता अलग अलग होता है। तो 52 के 52 पत्ते सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी पे 1 लिखा होता है, किसी पे 2, है ना, सॉरी 1 मतलब इक्का लिखा हुआ होता है, कैपिटल ए में लिखा हुआ होता है, या फिर 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद में जगलर आता है, क्वीन आती है, किंग आता है ना। तो वो अलग अलग चीजें होती है। तो बात आ रही है कि कुल 52 पत्तों में से हर एक पत्ता 52 प्रकार का ही होता है। तो कुल परिणाम होंगे 52, और हुक्म के पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 13। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 13/52, या ये सोल्व होके हो जाएगा आपके 1/4। क्लियर। तो इसका तो काम खत्म। उसके बाद में ये जो दूसरा सवाल है, इसमें पूछा हुआ है लाल रंग का पत्ता आना चाहिए। तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26। तो लाल रंग का जो पत्ता होना चाहिए उसकी कंडीशन में अनुकूल परिणाम कितने हैं? 26, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। 26 से कट जाएगा 52 2 बार। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा जो डिटेल में दिया हुआ है ना उसके बारे में। अब देखिए ये जो 13 प्रकार के ये जो 4 ग्रुप नजर आ रहे हैं, हर एक ग्रुप में 13 अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, जिनमें से एक होता है इक्का, ठीक है, जो एक होता है बादशाह, फिर आता है बेगम, फिर आता है आपके गुलाम, फिर 10, 9, 8, 7, है ना, 6, 5, 4, 3, 2, इस क्रम में ये 13 पत्ते होते हैं। जो मैंने अभी क्रम बताया वो एक तरह से उनमें बड़े से छोटे का क्रम है, कि इक्का जो है वो बड़ा पत्ता माना जाता है और जो 2 है वो सबसे छोटा पत्ता माना जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो अब आपका जो सवाल है इसमें कह रहा है लाल रंग का गुलाम। ठीक है। तो लाल रंग का गुलाम, देखिए गुलाम इसमें भी मिलेगा एक पत्ता, इसमें भी मिलेगा। गुलाम टोटल 4 पत्ते होते हैं। इस निशान वाला भी एक गुलाम होगा, इस निशान वाला भी होगा। इस तरह के 4 प्रकार के गुलाम होते हैं। ठीक है। ताश के पत्तों में 4 तरह के अलग अलग सिंबल वाले, जिसमें पूछा है लाल रंग के, तो इसमें भी गुलाम एक पत्ता मिलेगा, इसमें भी एक गुलाम पत्ता मिलेगा। ये दोनों लाल रंग के ही है। तो गुलाम के कितने पत्ते हुए? लाल रंग वाले 2 हुए। क्लियर। तो इस कंडीशन में अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? इस सवाल के, पहले वाले सवाल के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2, और कुल परिणाम कितने होते हैं? 52। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1/26। क्लियर।
उसके बाद में बात करते हैं पान का इक्का। तो आप देख सकते हो पान के जो पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं, उसमें इक्के के कितने पत्ता होता है? 1 पत्ता होता है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52, क्योंकि पान के इक्के कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1, और कुल परिणाम होते हैं 52। तो सूत्र क्या है प्रायिकता का? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, दैट मीन्स 1/52। क्लियर? और अब जो आपके लास्ट में एक सवाल बचा है, ईंट की बेगम। तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं? ईंट के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया है। उसमें बेगम का 1 पत्ता होता है। ठीक है, 1 पत्ता होता है जिसपे क्यू लिखा हुआ होता है, क्वीन, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बेगम। ठीक है, तो उसका 1 पत्ता होता है। क्लियर? ईंट का, हालांकि इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। आपसे अगर क्या पूछा गया ईंट की बेगम, तो उस कंडीशन में ईंट के जो पत्ते हैं उसमें बेगम वाला पत्ता कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता भी, अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने? 52। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी होनी है? 1/52। क्लियर? अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 पत्ता निकाला जाए जो बादशाह है, उसकी प्रायिकता, तो आप देखिए बादशाह यहाँ पर भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। हर एक पत्ते पे जिसपे के लिखा हुआ रहेगा उस पत्ते को हम कहते हैं बादशाह, किंग से उसको डिनोट करते हैं, है ना। तो 4 बादशाह होते हैं, तो उस कंडीशन में प्रायिकता आ जाएगी 4/52। लेकिन अगर पूछा जाए कि हुक्म का बादशाह हो, तो हुक्म का बादशाह, हुक्म वाले पत्ते में बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? 1 पत्ता होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में आ जाएगा 1/52। ये जो प्रश्नावली है आपके प्रायिकता वाली, काफी आसान प्रश्नावली है, लेकिन हमने जो भी सवाल लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ सवाल बुक में और हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटी सी प्रश्नावली है। पर्सनल राय तो ये है कि इस प्रश्नावली के एक एक सवाल और एक एक उदाहरण कर लो, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। एक बार रिवाइज कर लो, और ये जो चीज़ें मैंने समझाई है आपको आज, है ना, उन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए। इस प्रश्नावली में से आप 4 में से 4 नंबर लेके आएंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही अब अगला वीडियो अपलोड होता है आपके पास हाथों हाथ उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।